हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सही स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था, इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। यहाँ बात की जो हमारे पास इंटरनेट है, ये किसका बेस्ट एग्जांपल है। तो इंटरनेट सभी को पता है, एज पर ऑप्शन देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कि जो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, वाइड एरिया नेटवर्क का। क्योंकि जब हम इंटरनेट की बात कर लेते हैं तो इंटरनेट हम सभी को पता है कि जब हम अलग अलग मान लेते हैं, ये हमारे पास हमारी अर्थ आ गया है ना। अर्थ में हमें पता है अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग हमारे पास यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। तो जब हम अलग अलग कंट्रीज़ के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक ये हमारे पास एक इंटरनेट बन जाता है ना। ये आप सभी को पता है कि इंटरनेट होता है कि जब हमारे पास अलग अलग जो कंट्रीज़ होती हैं, अगर उन कंट्रीज़ के नेटवर्क को हम आपस में कनेक्ट करवा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो सर हमारा इंटरनेट बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। बाकी देखो, वाइड एरिया नेटवर्क की जैसे हम बात कर लेते हैं तो हमेशा अपने याद रखना है कि ये हमेशा वास्ट जियोग्राफिकल एरियाज़ के ऊपर डेवलप होता है। प्लस इसके अलावा कई हम बोल देते हैं कि कुछ हमारे पास स्पैनिंग सिटीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पे, या फिर कोई कंट्रीज़ होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं। या फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं, लाइक जैसे हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है ना, एशिया है एंड इसका और हमारे पास अमेरिका है। तो हमारे पास जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स होते हैं, अगर हम इनको भी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कनेक्ट कर देते हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल बन जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल बन जाता है। इसके अलावा देखो, हमारे पास अलग अलग टाइप के बेसिकली नेटवर्क्स आ जाते हैं। लाइक हमें लैन के बारे में पढ़ते हैं, पैन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम कैन के बारे में पढ़ते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क जिसको हम बोल देते हैं, है ना। इसका नाम क्या आता है हमारे पास, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब देखो, कैन का एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो क्या है बेसिकली हम किसी मतलब कॉलेज वगैरह में यूज़ करते हैं। लाइक जैसे आपका कोई कॉलेज है जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे आपने कभी पढ़ाई की होगी, अगर वहाँ पे कोई नेटवर्क आपका बना है तो वहाँ पे किस टाइप का नेटवर्क बनाया गया होगा, तो वहाँ पे कैन नेटवर्क बनाया होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। हमेशा आपने याद रखना है कि जो हमारे पास कैन होता है वो क्या होता है, हमारे पास लैन से बड़ा होता है। अगर हम बात कर लेते हैं, एक तरफ लैन है, एक तरफ कैन है और एक तरफ हमारे पास मैन आ जाता है। अब हमेशा रखना है कि मतलब लैन से बड़ा क्या है, कैन, और कैन से बड़ा क्या है हमारे पास, मैन। तो वही बोलने का मतलब है, कैन से छोटा कौन सा नेटवर्क आता है हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क। पर कैन से बड़ा नेटवर्क कौन सा आ जाता है हमारे पास, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। जैसे हमारे पास जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह होती हैं उनका जो पूरा पूरा नेटवर्क है वो हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि देखो, कैंपस मान लेते हैं आपका कॉलेज इतना सा है आपका कॉलेज, पर आपका जो कॉलेज है पर्टिकुलर किसी मतलब मान लेते हैं किसी सिटी में है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में है, तो वो एरिया मान लेते हैं इतना बड़ा है। तो आप खुद बताओ कौन सा बड़ा होगा। और मान लेते हैं लैन आपका एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर है या फिर एक पर्टिकुलर घर के अंदर है, तो लैन आपका इतना बन गया, कैन आपका इतना बड़ा बन गया कि कैंपस है, कैंपस के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स हो सकती हैं। और मैन के अंदर तो ऑब्वियसली अलग अलग बड़ी सारी बिल्डिंग्स, बड़े सारे एरियाज़ हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे तो हम बड़े बड़े एरियाज़ की बात कर लेते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर। तो वही एक बार पूछा गया था कि कैन हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो जब हम कैंपस की बात करते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट पूछा गया था कि कैन हमारा कहाँ पे लाई करता है, तो वो इन बिटवीन लैन और मैन के बीच लाई करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी जैसे पैन के बारे में, तो पैन के बारे में आपको बताया था कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का बेस्ट एग्जाम्पल किया जाता है आपके पास, ब्लूटूथ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। बाकी ब्लूटूथ का मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स भी बताए थे कि ब्लूटूथ की मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि इसकी जो रेंज आती है नियर अबाउट 10 मीटर इसकी रेंज आती है हमारे ब्लूटूथ की। हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है, तभी मैंने आपको लिखवाई है ये सारी चीज़ें। बाकी इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको IEEE स्टैंडर्ड भी बताए थे। जो ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है उसका IEEE स्टैंडर्ड। तो IEEE स्टैंडर्ड आप इसको ऐसी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, कितना आता है हमारे पास, 802.15, है ना। ये किसका, एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड नंबर है किसका, हमारे ब्लूटूथ का। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स आते हैं। जब भी आप पर्टिकुलर किसी मतलब इसकी बात कर लेते हैं एग्जाम की, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं, इनको आपने जरूर कॉपी पे नोट करना है। जिन्होंने नहीं किए वो नोट करेंगे, बाकी जिन्होंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनके लिए जस्ट यहाँ पे अच्छा से रिवीजन हो जाता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
एन आईपी एड्रेस इज़ एन, यहाँ पे बात की हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ये क्या है हमारे पास एक, तो ये हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। होता है क्या है कि जब भी आप आईपी की बात कर लेते हो, तो एक मैंने आपको बताया ओएसआई मॉडल मैंने आपको बताया था, वहाँ पे हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं, है ना, ये हमने पॉइंट पहले डिस्कस किया हुआ स्टार्टिंग में ही। तो वहाँ पे जो हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं, उसमें हमारे पास एक लेयर आती है, कौन सी लेयर, नेटवर्क लेयर। अब जो नेटवर्क लेयर आती है ना ओएसआई मॉडल के अंदर, तो उस लेयर के अंदर हम क्या पढ़ लेते हैं, उस लेयर के अंदर हम पढ़ लेते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। और जो हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, मतलब आईपी एड्रेसेस को हम समटाइम क्या बोल देते हैं, लॉजिकल एड्रेस बोल देते हैं। हमेशा इंटरनेट के ऊपर अगर मुझे किसी डिवाइस को एक तरीके से टेम्परेरी एड्रेस प्रोवाइड करना है ताकि वो इंटरनेट के ऊपर अपना काम कर पाए, तो मुझे उसको क्या करना पड़ता है, आईपी एलोकेट करना पड़ता है। और अगर हम आईपी की बात कर रहे हैं, तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर आईपी देता कौन है हमें, तो आईपी देने का काम कौन करता है, डीएचसीपी प्रोटोकॉल काम करता है, जिसको हम बोल देते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके डिवाइस को एक तरीके से आईपी देने का काम करता है, क्योंकि विदाउट आईपी आप इंटरनेट चला ही नहीं सकते हो। तो डीएचसीपी कौन देता है आपको, मतलब डीएचसीपी के थ्रू आपको क्या दिया जाता है, आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप मोबाइल पे इंटरनेट आप यूज़ करते हो, तो जब मोबाइल पे इंटरनेट आप यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, कोई भी, जैसे मान लेते हैं आपका जियो की सिम है चाहे आपकी एयरटेल की सिम है, तो जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी प्रोटोकॉल आपको क्या करते हैं, एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करते हैं, और वो यूनिक लॉजिकल नंबर क्या होता है, वही आपका आईपी एड्रेस बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी होती है। विदाउट आईपी एड्रेस आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते, या फिर इंटरनेट आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। तो वो आईपी एड्रेस आपको देता कौन है, जो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करता है। लाइक आपके आईएसपीज़ के एग्जांपल क्या क्या है, लाइक आपका जियो आता है, एयरटेल आता है ना, इसके अलावा आपका वीआई आ जाता है, इसके अलावा आपका बीएसएनएल आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इनके थ्रू क्या किया जाता है, इनके थ्रू आपको इनका जो प्रोटोकॉल्स होता है जो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें एक प्रोटोकॉल वर्क करता है डीएचसीपी, और यही प्रोटोकॉल इन द एंड आपको क्या करता है, आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो आईपी एड्रेस क्या है, एक टाइप का आपके पास लॉजिकल एड्रेस आपका बन के निकलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल एड्रेस मैंने आपको बता दिया, तो इसके अलावा एक हमारे पास परमानेंट एड्रेस भी होता है जिसको मैक एड्रेस बोल देते हैं। अब देखो आईपी एड्रेस क्या है, आप बस ऐसे समझ लो, आईपी एड्रेस आपको कौन देता है, आईपी एड्रेस आपको कोई ना कोई आपका जो सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो आपको देती है, विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी प्रोटोकॉल, है ना। तो ये आपको आईपी एड्रेस कौन देती है, आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देती है। जबकि आपके पास अपना भी एक पता होता है ना, एक आपके पास क्या होता है, जैसे हम बोल देते हैं, एक आपके पास क्या बन जाता है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, और एक तरफ आपका बन जाता है परमानेंट एड्रेस, मतलब जहाँ जहाँ पे आप जब से आप पैदा हुए वहाँ पे आप रह रहे हो, तो ये क्या आपका बन जाता है, परमानेंट एड्रेस आपका बन जाता है। तो आईपी एड्रेस होता है, दूसरा आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास एक मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मैक को हम बोल देते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के नाम से हम इसको जोड़ देते हैं। बाकी जो हमारे पास मैक एड्रेस होता है, ये हमारे पास क्या आता है, जैसे हम हमारा आईपी एड्रेस क्या है, एक हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है, वही जो हमारे पास मैक एड्रेस आता है इसको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल एड्रेस के नाम से इसको जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा एड्रेस है जिसको आप फिजिकल एड्रेस बोलते हो, तो वो आपका मैक एड्रेस बन के आता है। तो मैक एड्रेस क्या होता है, वो हमारे पास परमानेंट एड्रेस होता है, मतलब हमारा जो मशीन है, चाहे मेरा मोबाइल है चाहे मेरा लैपटॉप है, उसका मेरा अपना यूनिक नंबर क्या है, तो वो हमारा मैक एड्रेस है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। पर आईपी एड्रेस क्या होता है, ये आपको कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, तो ये आपका टाइम टू टाइम, जैसे आप इंटरनेट ऑन करते हो ऑफ करते हो, तो उसके बाद क्या किया जाता है, जब तक आप इंटरनेट यूज़ करते हो तब तक आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, जैसे आप इंटरनेट अपना बंद कर देते हो तो वो आपका आईपी एड्रेस आपसे लेकर किसी और डिवाइस को दे दिया जाता है। तो ऐसे करके आपको जो पूरा बैक एंड की चीज़ें हैं वो ऐसे वर्क करती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको भी आपने नोट करना है। बाकी हमने जब आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि मेजरली हम 2 टाइप के आईपी एड्रेस पढ़ते हैं। एक हम पढ़ लेते हैं आईपी एड्रेस का वर्जन नंबर 4, और दूसरा हम पढ़ लेते हैं आईपी वर्जन नंबर 6। जो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन नंबर 4 होता है,
वो हमारे पास 32 बिट का होता है। और 32 बिट मतलब हम क्या करते हैं, 8 ऑक्टेट में इसको पढ़ते हैं। 8 ऑक्टेट मतलब 8-8 के जोड़े में इसको पढ़ते हैं। तो 8-8 के कितने जोड़े होते हैं इसके पास, टोटल 4 यहाँ पे जोड़े होते हैं। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। 8 बिट ऑक्टेट्स मतलब कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आईपी वर्जन 4 है उसको हम 4 टुकड़ों में लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके 4 टुकड़ों में हम उसको लिखते हैं। और जो ये 4 टुकड़े होते हैं तो हर एक टुकड़ा कितने का होता है, 8 बिट का होता है। मतलब नेटवर्किंग में 8 बिट नहीं बोलते हैं, इसको हम ऑक्टेट बोल देते हैं। तो 8 ऑक्टेट, फिर यहाँ पे 8 ऑक्टेट, फिर यहाँ पे भी 8 ऑक्टेट और 8 ऑक्टेट, तो टोटल कितना बन जाता है, ये टोटल हमारे पास 32 बन जाता है। तो IPv वर्जन 4 कितने बिट का एड्रेस बन जाता है आपके पास, तो सर वो हमारा 32 बिट का एड्रेस बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा IPv वर्जन 6 आता है। तो IPv वर्जन 6 आपका कितना बन जाता है, वो आपका 128 का बन जाता है। सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास 128 बिट का कौन सा बन जाता है, आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आपके पास बन जाता है। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर हमें IP वर्जन 6 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो होता है क्या है, IPv वर्जन 4 है जो, है ना, उसकी एक लिमिट है। लिमिट इन द सेंस कि आप मान लेते हैं कि इसमें, मान लेते हैं हमारा जो पृथ्वी है इसमें मैंने एक पर्सन है, एक पर्सन के पास ऐसा थोड़ी नहीं कि उसके पास एक ही मोबाइल होगा या फिर उसके पास एक ही कंप्यूटर होगा, है ना। मान लेते हैं कि ये पर्सन है काफ़ी अमीर है, उनके पास 2-3 मोबाइल हैं, है ना, 2-3 लैपटॉप है। तो देखो हर एक पर्सन जब इंटरनेट अपना यूज़ कर रहा होगा हर एक डिवाइस के लिए, तो देखो एक ही पर्सन कितने कितने IP एड्रेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है एक ही समय के ऊपर। तो जहाँ पे इंटरनेट मतलब जो IP एड्रेसेस है उनकी डिमांड बढ़ती है, तो वो डिमांड IP वर्जन फुलफिल नहीं कर सकता है। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल का वर्जन यूज़ करना पड़ा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 हमें यूज़ करना पड़ा। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करता है IP एड्रेस के बारे में। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी IP एड्रेस के बारे में। बाकी यहाँ पे जैसे मैक एड्रेस मैंने आपको बताया, तो मैक एड्रेस के क्या क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लाइक यही पूछा जाता है कि मैक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोल देते हैं। अब जो हमारे पास मैक एड्रेस होता है वो हमारे पास 48 बिट का एड्रेस होता है। जैसे मैंने आपकी IPv वर्जन 4 बताया ना, 32 बिट का होता है। IPv वर्जन हमारे पास 128 बिट का होता है। वहीं हमारे पास जो मैक एड्रेस होता है या फिर जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है वो हमारे पास 48 बिट का एक एड्रेस होता है। हमेशा रखना है कि हमारे पास मैक एड्रेस होता है, कई बार पूछा जाता है। जैसे हमारे पास IP एड्रेस है, ये हमारे पास कहाँ पे वर्क करते हैं, जो हमारे पास IP एड्रेस है ये हमारे पास नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करते हैं। वही हमारे पास जो मैक एड्रेस होता है वो हमारे पास डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। तो ये पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल को पूछा जाएगा कि आपके पास जो परमानेंट एड्रेस है या फिर जो आपके पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल का जो एड्रेस आता है, जो परमानेंट एड्रेस जिसको आप बोल देते हैं, वो कितने बिट का होता है, तो आप बोलेंगे कि सर वो 48 बिट का है। अच्छा यही क्वेश्चन घुमा के पूछना हो तो मैं पूछूंगा कि ऐसा कौन सा हमारे पास एड्रेस है जो डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है, तो वो हमारे पास फिजिकल एड्रेस, या फिर फिजिकल एड्रेस ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो मैक एड्रेस वहाँ पे ऑप्शन में दिया जा सकता है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसी से ही मैक एड्रेस सा पूछा जाएगा कि आपका जो मैक एड्रेस होता है वो किस तरीके से आप लिखते हैं। तो हमेशा आपने लिखना है मैक एड्रेस हमेशा हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बन जाती हैं जब आप मैक एड्रेस की आप बात करते हो। बाकी IP वर्जन 4 और 6 में ये भी डिफरेंस पूछा जाता है कि एक में हम क्या करते हैं, डेसिमल नोटेशन यूज़ करते हैं और एक में हम क्या करते हैं, मतलब कॉलन का हम यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी अपने पॉइंट कॉपी पे नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, सारे की सारी चीज़ें काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको भी आप कॉपी पे नोट कर लेना। बाकी IP वर्जन 4 और 6 का जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ना वो भी इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे IPv वर्जन 4 है, यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सिंपल हम जो मतलब डॉट है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉट का हम यूज़ करते हैं। लाइक एग्जाम्पल आ जाता है 172.168 डॉट, है ना, 14 डॉट, है ना, 12 डॉट। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर हम क्या कर रहे हैं, डॉट, मतलब इसे हम बोल सकते हैं डॉट नोटेशन का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, समझ आएगा जो यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ ना, क्योंकि ये देखो ये क्या है, ये हमारे पास ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट है जो मैंने अभी बताया ना। हर एक ऑक्टेट कितने कितने बिट्स का होता है, वो हमारे पास 8 बिट्स का हमारे पास ऑक्टेट होता है अगर हम बाइनरी की बात कर लेते हैं।
पर यहाँ पे तो मैंने सिंपल उसको डेसिमल की वे में लिखा है। पर हर एक जो ऑक्टेट होता है उसको अलग करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, डॉट लगाना पड़ता है। तो ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हम जो डॉटेड नोटेशन यूज़ करते हैं तो वो हम कहाँ पे करते हैं, तो हम IPv वर्जन 4 में करते हैं। जबकि एक हमारे पास दूसरा आता है जिसको हम बोल देते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर समटाइम इसको ना हेक्स लेआउट भी बोल देते हैं। तो ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम IPv वर्जन 6 में हम यूज़ करते हैं। IPv वर्जन 6 में हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 1 2 3 ऐसे करके आ गया, मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो, ये वाली चीज़ें आप यूज़ करते हो, है ना, डेसिमल नोटेशन आप यूज़ करते हो। यहाँ पे इस टाइप से आप लिखते हो 1 3 फिर 2F ऐसे करके जो आप लिखते हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट कर लेना। देखो एक क्वेश्चन के साथ ये सारा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको ये करवा दी कि आपको अलग अलग जगह पे ये सारी चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक इज द स्टैंडर्ड नेम मोस्ट प्रिंटर यूज फॉर देयर बिल्ट इन टेस्ट पेज फीचर। तो बिल्ट इन टेस्ट पेज फीचर के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है, इसके लिए हम सेल्फ टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा कि देखो एक ना स्टैंडर्डाइज नाम होता है जो सारे प्रिंटर यूज़ करते हैं, किसके लिए, एक टेस्ट पेज निकालने के लिए। तो उसको क्या फीचर आता है, उसका मतलब सेल्फ टेस्ट का राइट आंसर वहाँ पे बन जाता है। होता क्या है, जैसे आपने मार्केट से नया प्रिंटर अपना परचेज़ किया, फिर आपने क्या किया, उस प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के साथ आपने जो भी रिक्वायरमेंट रहती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट, लाइक जो प्रिंटर है इसके आप डिवाइस ड्राइवर को क्या करते हो, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हो। ये सारी चीज़ें आपने कर ली। उसके बाद आपको देखना है कि जो आपका प्रिंटर है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके लिए क्या आता है, प्रिंटर में एक ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन आता है वहाँ पे हमारे पास, सेल्फ टेस्ट का। ठीक है, या फिर इसको समटाइम ऐसे लिखा जाता है, प्रिंट टेस्ट पेज। ठीक है, अलग अलग जो हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं वो अलग अलग ऑप्शन आपको देते हैं, पर मेन मोटिव यही रहता है, मतलब एक टेस्टिंग पेज प्रिंट करके निकालने का। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर अपना एक टेस्टिंग पेज क्या कर देता है, प्रिंट करके निकाल देता है। तो ये इसी के बारे में पूछा गया था कि एक स्टैंडर्ड नाम होता है जो सारे प्रिंटर या फिर मोस्ट प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं, किसके लिए, और ये क्या होता है, बिल्ट इन टेस्ट पेज फीचर होता है। कि मतलब आप क्या कर सकते हो, एक बेसिकली मतलब अपना जो भी इंफॉर्मेशन है अपने बेसिकली एक प्रिंटर के ऊपर आप निकाल सकते हो, एक टेस्ट पेज आप निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये, इनको ज़रूर अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं इसी टॉपिक अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखो क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि प्रिंटर की बात आई है। तो प्रिंटर मैंने आपको बताया था, प्रिंटर हम मेनली 2 टाइप्स के पढ़ लेते हैं। एक हम पढ़ लेते हैं जो प्रिंटर हमारे इम्पैक्ट बन जाते हैं, दूसरे हमारे पास बन जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 2 टाइप के प्रिंटर पर पढ़े हमने। बाकी इम्पैक्ट प्रिंटर पे मैंने बताया था कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम हैमर का यूज़ करते हैं, है ना, हैमर का यूज़ करते हैं। और हैमर के थ्रू क्या किया जाता है कि जो हमारे पास हैमर होता है वो हमारा स्ट्राइक करता है किसके ऊपर, हमारे कोई ना कोई पिन होती है या फिर कोई ना कोई हमारे पास मैकेनिकल पार्ट होता है, उसके ऊपर वो स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद वो क्या करता है कि जो हमारे पास एक रिबन होती है ना, रिबन होती है, रिबन क्या होती है, जहाँ पे एक्चुअल में कोई ना कोई हमने कलर इसके ऊपर लगाया होता है। मान लेते हैं कि ये मेरी एक रिबन आ गई, और इस रिबन के अंदर मैंने ये किया ब्लैक कलर यहाँ पे एक तरीके से प्रिंट कर दिया हो, ब्लैक कलर यहाँ पे एक तरीके से ऐसे करके स्टोर किया हुआ है। तो जैसे ही मेरा जो हैमर है, हथौड़ा है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ से इंक आएगी, थोड़ी सी इंक, और वो इंक क्या करेगी, नीचे जो पेपर होगा उस पेपर के ऊपर वहाँ पे अपनी जगह छोड़, मतलब वहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे हैमर स्ट्राइक करूँगा ऊपर से, जैसे मैं हैमर स्ट्राइक करूँगा तो ये जो प्रिंट रिबन है वो क्या करेगा, नीचे पेपर के साथ टच हो जाएगा, टच होने के साथ वहाँ पे अपना क्या छोड़ देगा, इम्प्रेशन छोड़ देगा। तो जैसे इम्प्रेशन छोड़ देगा तो आपको पेज के ऊपर यहाँ पे एक डॉट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे करके क्या होता है, जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वर्क करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे पास पूछा जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, है ना। इम्पैक्ट के अंदर हमारे पास अलग अलग प्रिंटर आते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, इसके अलावा हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर आता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं पहले भी। चलो आप मुझे एक डिफरेंस बताएंगे। अच्छा, होमवर्क देता हूँ कि विच ऑफ
these printers will print graphics। ठीक है, मतलब सिंपल मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आप बताओ इनमें से कौन से प्रिंटर्स हैं जो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे दीज नहीं रहने, दीज रहने दो, यहाँ पे एक ही मैं देता हूँ। यहाँ पे विच ऑफ द, दीज रहने दो, यहाँ पे एक ही सिंगल लिखो, विच ऑफ द प्रिंटर विल प्रिंट ग्राफिक्स। ठीक है, मतलब वो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दूसरा मैंने दे दिया, डेजी व्हील प्रिंटर तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको, लाइन प्रिंटर। ठीक है, और चौथा मैंने आपको दे दिया ड्रम प्रिंटर। ठीक है, चार मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो आप मुझे राइट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। ओके, इस बाकी सारी चीज़ें हमने मेसी जो इम्पोर्टेंट वो हमने डिस्कस करी हुई हैं। लाइक जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि इसको हम डीपीआई में मेज़र करते हैं ना, डॉट्स पर इंच में हम मेज़र कर लेते हैं प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती है। बाकी प्रिंटर में एक टर्म पूछी जाती है कि स्पूलिंग का मतलब क्या होता है। तो स्पूलिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारा जो काम होता है वो हमारा एक टेम्परेरी मेमोरी में, जिसको हम बफर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे जब वो स्टोर हो जाता है तो उसको हम स्पूलिंग का नाम देते हैं। लाइक मान लेते हैं कि एक आपका प्रिंटर आ गया, पर कम प्रिंटर को यूज़ करने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा हैं, है ना। मान लेते हैं दो तीन पर्सन हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसी प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। होता क्या है कि तीनों प्रिंटर ने क्या किया, तीनों पर्सन ने कमांड दे दी प्रिंट करने की। एक ने भी दे दी, दूसरे ने भी दे दी और तीसरे ने भी दे दी। अब तीनों की तीनों कमांड कहाँ पे चलेगी, इसके पास चलेगी। अब प्रिंटर कंफ्यूज ना हो और प्रिंटर सभी तीनों के जो प्रिंट है उनको निकाल के दे, इसलिए प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर के पास अपनी एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी को हम बोल देते हैं बफर मेमोरी, है ना। बफर का मतलब ही क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी, है ना। तो वो क्या करता है कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी होती है उसको उस मेमोरी में स्टोर कर देता है एज पर जब भी वो रिसीव होती है। लाइक मान लेते हैं कि पहले सबसे पहले 3 नंबर ने प्रिंटिंग की कमांड भेजी, तो 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं 2 नंबर ने या फिर 1 नंबर ने भेज दी, तो 1 नंबर की कमांड आ जाएगी, फिर उसके बाद 2 नंबर की कमांड आ जाएगी। होगा क्या इसके क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि तीनों के तीनों जो कमांड्स हैं वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मतलब पहले 3 नंबर का प्रिंट निकल आएगा, फिर जो 1 नंबर है उसका प्रिंट निकल आएगा, फिर लास्ट में जो 2 नंबर है उसका भी प्रिंट निकल के आ जाएगा। तो वही एक बार एग्ज़ाम पूछा गया था कि जब हम मतलब मल्टीपल जो यूज़र्स हैं एक पर्टिकुलर प्रिंटर को यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे जहाँ जब हम पर्टिकुलर जो भी प्रिंट की जॉब्स होती हैं, ठीक है। अब ये प्रिंटर हैं, ये तीन, ये क्या है हमारे पास, एक है, दो है और तीन है। ये क्या है, ये हमारे पास सर प्रिंट करने के जॉब्स हैं। जॉब्स का मतलब क्या होता है, टास्क है। ठीक है, जॉब या फिर टास्क, जो मतलब इन्होंने एक्चुअल में जो चीज़ प्रिंट करनी है, तो टेक्निकल टर्म में इसको जॉब के नाम से बोलते हैं। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मतलब स्पूलिंग क्या होती है, या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंटिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पूलिंग। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि स्पूलिंग का मतलब होता है कि इट स्टोर द प्रिंट जॉब इन अ टेम्परेरी बफर मेमोरी। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो ऐसे करके जस्ट हमने चीज़ें एनालाइज करनी है। बाकी हम बार बार स्पूलिंग स्पूलिंग बोल रहे हैं, तो स्पूलिंग की फुल फॉर्म भी एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, तो वो भी आप लिख सकते हो। अगर आपने नहीं लिखी होगी तो स्पूलिंग की ना एक बार फुल फॉर्म पूछी गई थी, या फिर स्पूल स्पूल भी हम समटाइम इसको बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली या फिर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। ठीक है, ऑन और यहाँ पे आ जाता है लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, फुल फॉर्म बन जाती है किसकी, हमारी स्पूलिंग की। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी धीरे धीरे करके हम जो भी चीज़ें हैं उनको हम धीरे धीरे करके ऐसे ही अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट आपके मन में रहता है तो वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके पूछते रहा करो। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इन विच क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम देयर इज़ नो नीड टू शेयर द की। मतलब जो हम क्रिप्टोग्राफी में अलग अलग एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं, लाइक हम पब्लिक पब्लिक के बारे में पढ़ते हैं, प्राइवेट के बारे में पढ़ते हैं,
है ना? तो इन्होंने बोला है कि ऐसी कौन-सी एल्गोरिदम है या फिर ऐसा कौन-सा तरीका है, जहाँ पे हमें अपनी की को शेयर करना नहीं पड़ता है ना? तो इसमें राइट आंसर क्या बन जाएगा? प्राइवेट की आपका राइट आंसर बन जाएगा। मतलब जब आप ये बेसिकली किसका कांसेप्ट आता है? जब आप सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के जब बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली 2 टाइप की आप कीज़ पढ़ते हैं। लाइक एक आप पढ़ते हो पब्लिक की के बारे में, दूसरा आप पढ़ते हो प्राइवेट के बारे में। तो जब प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बताई जाती है कि जो सेंडर और रिसीवर होता है, वो हमेशा यूज़ करता है किस चीज़ को? सेम या फिर एग्जैक्ट की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डाटा। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइवेट की का मतलब क्या है कि मान लेते हैं आप आ गए और आपका दोस्त आ गया। तो आप और आपके दोस्त को पता है कि हमें अगर कोई चीज़ खोलनी है, तो मान लेते हैं पासवर्ड आपको भी पता है और आपके दोस्त को भी पता है। पासवर्ड आ गया आपके, मान लेते हैं 1 2 3, इसको भी पता है पासवर्ड 1 2 3, है ना? इसने क्या किया, इसने आपको भेजना था हाय, ठीक है? इसने आपको भेजना था मैसेज हाय। तो हाय को क्या कर दिया इसने 1 2 3 के साथ इनक्रिप्ट कर दिया कि जो भी हाय मैसेज है, अगर आपको किसी को भी इसको देखना होगा, तो उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा 1 2 3, है ना? तो वो हाय आगे चला गया आपके दोस्त के पास। तो जैसे इसके पास पहुंचा, तो इसने देख लिया हाय तो आ गया, पर इसको खोलने के लिए मुझे चाबी चाहिए, की चाहिए। तो वो की क्या है? 1 2 3, जो ऑलरेडी उसको पता होती है। तो हाय, तो जैसे वो उसको खोल देगा, तो इसको मैसेज आ जाएगा यहाँ पे हाय। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्राइवेट की। और प्राइवेट की में हम कभी भी मतलब हमें की को शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शेयर करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब सामने वाले बंदे को पता ही नहीं है कि ये की हमारे पास है क्या, कि मुझे अगर कोई इन्फॉर्मेशन खोलनी है, अनलॉक करनी है, तो अगर मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, तब मुझे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पर जब मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा दोस्त अगर कोई मुझे मैसेज भेजेगा, तो उसको खोलने की चाबी मेरे पास ऑलरेडी है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको मतलब कोई की को शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब आप क्रिप्टोग्राफी में अलग-अलग एल्गोरिदम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कौन-सी एल्गोरिदम होती है जहाँ पे आपको कोई भी की शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो क्या बन जाता है इसका राइट आंसर? प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। बल्कि अगर इससे उल्टा अगर हम बात कर लेते हैं पब्लिक, तो पब्लिक में क्या होता है? पब्लिक में ऐसा होता है कि इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है पब्लिक की में, कि जो सेंडर होता है ना? मतलब ऐसे बात कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको सा मतलब एक तरीके से वो करता है, मतलब शेयर करता है ना? तो पब्लिक को ही समटाइम हम असिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में एक बार पूछा गया था, असिमेट्री के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी पब्लिक की होती है, इसको तो हम ओपनली भेज देते हैं, पर प्राइवेट की कभी भी शेयर नहीं की जाती है। ये डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में। तो जस्ट ये सारे छोटे-मोटे पॉइंट हैं, जब आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं धीरे-धीरे करके। बाकी काफ़ी बच्चे से बोल भी रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की क्लासेस वगैरह लेने के लिए, तो बस थोड़ा जब आजकल थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिज़ी चल रहा है, तो जैसे थोड़ा फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं पीएचपी क्लास वगैरह ख़त्म करके, क्योंकि 1-2 टॉपिक वहाँ पे रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्रिप्टोग्राफी की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो ये सारे छोटे-मोटे पॉइंट हैं, तो उनको अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी और भी चीज़ें आती हैं धीरे-धीरे करके, जैसे आरएसए आता है, डीईएस एल्गोरिथम आता है, तो जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन विंडोज़ 10 MDSCHADEXE इज़ एक्ज़ीक्यूटेड टू स्टार्ट। यहाँ पे बात की है कि जब भी आप ये प्रॉम्प्ट लिखोगे, देखो लिखोगे कहाँ पे? ये मान लेते हैं आपका आ गया कंप्यूटर। अब जब भी आपको ऐसी-ऐसी कमांड अगर आपको मतलब लिखनी होती है, कहीं न कहीं तो आप इसको कमांड को लिखोगे। इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाओ थोड़ा। ठीक है? कहीं न कहीं आप इस कमांड को लिखोगे, तो ये कमांड आप कहाँ लिखोगे? तो ऐसी जो भी कमांड्स आती हैं, इनको आपको लिखना पड़ता है रन प्रॉम्प्ट के अंदर। अच्छा सर, रन प्रॉम्प्ट तो आपने बता दिया, पर रन प्रॉम्प्ट होता क्या है? कैसे हम इसको ओपन करते हैं? तो रन प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए शॉर्टकट कमांड एग्ज़ाम में पूछी गई थी, तो वो क्या होती है आपकी? आप कीबोर्ड में विंडो की प्लस आप क्या करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। ठीक है? अगर एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में ऐसा लिखा होगा आपको, विंडोज़ की प्लस आर। इससे क्या होता है, इससे आपका रन प्रॉम्प्ट विंडो आपकी ओपन हो जाती है। मान लेते हैं आपका ये कंप्यूटर आ गया, आपने कंप्यूटर पे विंडो की प्लस आर प्रेस की। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे ना एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक छोटू सा यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यही बॉक्स क्या होता है? यही बॉक्स आपका रन प्रॉम्प्ट होता है।
रन प्रॉम्प्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको कमांड लिखनी पड़ती है और यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको रन करने का, RUN करके यहाँ पे लिखा होता है। अब कौन सी कमांड यहाँ पे बोली गई है कि आपको वो लिखनी है, तो देखो यहाँ पे लिखनी है आपको MDS, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास MDSCHED.exe। ठीक है, जो मैं कमांड यहाँ पे लिखी, यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी वो कमांड। ठीक है, क्या कमांड है आपकी, MDSCHED.exe। तो जैसे आप यहाँ पे कमांड लिखोगे, उसके बाद जैसे आप रन पे क्लिक करोगे, उसके बाद बोल रहा है कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन है ना, वही लिखा है ना कि एग्जीक्यूट द स्टार्ट, किस चीज़ को हम स्टार्ट कर देंगे इससे। तो इससे सर हम स्टार्ट क्या करेंगे, हमारा मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल हम स्टार्ट कर देंगे। तो बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो देखो अलग अलग कमांड्स के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर रन प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आप किसी पर्टिकुलर मतलब टूल को ओपन कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि अगर आप ये कमांड यूज़ करेंगे तो इससे आपकी कौन सी चीज़ है जो ओपन हो जाएगी, तो इससे आपकी मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। होता है क्या है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि सर मेमोरी डायग्नोस्टिक जो शेड्यूलर या फिर टूल की आप बात करते हैं, ये होता क्या है। ये ना हमारे पास विंडोज़ के अंदर हमारी यूटिलिटी है। सबसे पहले आप लिख सकते हो नोट्स के अंदर कि सर इट इज़ अ विंडोज़ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी आप सभी को पता है, यूटिलिटी क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को थोड़ा और इन्हांस करते हैं, थोड़ा और मतलब अच्छा करने का काम करते हैं। तो ये हमारे पास विंडोज़ की बिल्ट इन मतलब विंडो में पहले से ही बनाई गई एक यूटिलिटी है। इसका मेन काम क्या है, अगर मैं इसका मेन काम बोलूँ तो इसका मेन ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेन वर्क। तो इसका मेन वर्क क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका मेन काम होता है, ये करता है स्कैन। स्कैन किसको करेगा, ऑब्वियसली सर अगर मेमोरी है यहाँ पे तो मेमोरी को ही स्कैन करेगा। तो ये करेगा स्कैन कंप्यूटर्स फिजिकल रैम। ठीक है, जो हमारे पास रैम होती है उसको ये करता है, स्कैन करता है। किसके लिए, फॉर हार्डवेयर एरर्स, कि जो हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर में कोई भी एरर आ रहा है उसको स्कैन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल का यूज़ करना पड़ता है। और ये क्या है, विंडोज़ में पहले से ही बिल्ट इन, मतलब आपको बाहर से इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है, ये ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर होती है। तो विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन यूटिलिटी जो आपके कंप्यूटर या फिर फिजिकल रैम को स्कैन करती है, किसके लिए, जो भी अलग अलग हार्डवेयर एरर आपको आते हैं उनको चेक करने के लिए। तो वो काम कौन करता है, विंडोज़ डायग्नोसिस टूल वो काम करती है। हमेशा ये चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये पूछी जाती हैं। ये आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है कि जब भी हम इसका यूज़ करते हैं, विंडो या फिर मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल का जब हम यूज़ करते हैं, तो ये रिक्वायर मतलब सिंपल लिख लेना कि इट रिक्वायर्स अ सिस्टम रीबूट टू रन बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम फुल्ली लोड्स। ओके, बेसिकली ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले इसको क्या किया जाता है, यूज़ करना पड़ता है। आपको सही पता है, जब भी हम सिस्टम अपना ऑन करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार बताई है कि जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको बायोस, मतलब आप ऑन करने के स्टेप क्या रहते हैं, आप बायोस, बायोस के थ्रू क्या किया जाता है, वो आपकी स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, और उसको आपके जो मेमोरीज होती हैं लाइक आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, वहाँ से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर आता है कहाँ पे, आपके रैम के ऊपर। तो वही मैंने लिखा है कि मान लेते हैं आपके रैम के अंदर या फिर आपके सिस्टम के अंदर कोई भी फेलियर है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आने से पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी में आए मतलब रैम के ऊपर आए, उससे पहले कौन सा टूल है जो वर्क करता है, तो आपका मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल है वो वर्क करता है। मतलब जो भी आपके एरर वगैरह होते हैं उनको वो चेक करता है और आपको बताने का काम करता है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली आपको बुक में देखने को नहीं मिलती हैं। सारी चीज़ें थ्योरी के साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको तब बताते रहता हूँ, ताकि इन फ्यूचर आप कहीं पे भी जॉब करें, आपको छोटे मोटे अगर एरर आएंगे तो आप उनको ईजिली समझ पाओ, डिटेक्ट कर पाओ, है ना। बाकी इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे यहाँ पर चलो एक आ गया हमारे पास मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल का। बाकी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो भी आप नोट कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको बोल लूँ कि अगर आपको ना रजिस्ट्री ओपन करनी है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर आपको विंडो की ना रजिस्ट्री एडिटर ओपन करना है,
इसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? तो आप सिंपल इसमें लिख लेना आप इसके लिए सर रजिस्ट्री मतलब REG स्टैंड फॉर रजिस्ट्री और एडिटर के लिए एडिट। तो REG एडिट हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करना है। और रजिस्ट्री एडिटर होता क्या है? ये बेसिकली हमारे पास सेंट्रलाइज्ड हिरार्किकल डाटाबेस सिस्टम होता है। किसका? हमारा विंडोज सिस्टम का। या फिर इसको आप ऐसे नोट कर लेना कि सर विंडो या फिर रजिस्ट्री एडिटर क्या करता है? ये एक हमारे पास डाटाबेस है जिसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है स्टोर करना विंडोज़ की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कई बार ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा आता है कि विंडो कॉन्फ़िगरेशन आप कहाँ पे स्टोर करते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर उसको हम रजिस्टर या फिर रजिस्ट्री एडिटर के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। और अगर उसको रन प्रॉम्प्ट के थ्रू ओपन करना है तो उसके लिए आपको REG एडिट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में ना काफ़ी बार पूछे गए हैं और इनको ज़रूर आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक आप नोटबुक ओपन करने के लिए है ना नोटबुक डॉट EXE का यूज़ कर सकते हो। नोटबुक अगर आपको ओपन करनी है ना, इसको नोटबुक नहीं या फिर नोट पैड बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया इसको, आप इसको ऐसे लिखना है ना नोट पैड ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? notepad.exe। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट हो, जैसे आपको IP कॉन्फ़िगरेशन अपनी ओपन करनी है या फिर देखनी है, तो उसके लिए आपको कौन सा कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना पड़ता है ना? तो वो आप IP कॉन्फ़िग का यूज़ करते हो, वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, वो आप डोस के अंदर यूज़ करोगे। इसके अलावा आपका जो इम्पोर्टेंट बन जाता है, हाँ, एक आपका बन जाता है MS कॉन्फ़िग। तो MS कॉन्फ़िग कमांड आप कब यूज़ करोगे? ये आप यूज़ करोगे अगर आपको ओपन करना है आपकी कॉन्फ़िगरेशनल यूटिलिटी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन की जो यूटिलिटीज़ होती हैं, अगर हमें इसे ओपन करना है तो हमें MCF कॉन्फ़िग कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी देखो प्रीवियस ईयर में और क्या क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो नोटपैड पूछा गया है, रजिस्ट्री पूछी गई है। इसके अलावा आपके पास कैलकुलेटर के बारे में पूछा जाता है। तो कैलकुलेटर के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड या फिर कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? तो उसके लिए आप calc.exe का यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसके अलावा आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट की पूछी जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करेंगे कहाँ? ये सारी चीज़ें आप रन प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया ना, बस वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको वहीं पे लिखनी है और रन पे क्लिक करना है। तो जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर खुल जाएगा, और वैसे आप नोटपैड वाला लिखेंगे ये वाला तो नोटपैड खुल जाएगा, है ना? वैसे आप MS कॉन्फ़िग लिखेंगे तो आपके पास सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटीज़ है वो खुल जाएंगी सारी। इसके अलावा कमांड प्रॉम्प्ट की पूछी जाती है, तो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए आपको लिखना पड़ेगा CMD.exe। ठीक है, तो जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे खुल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक इम्पोर्टेंट था, और मेरे को याद एग्जैक्टली क्या था वो, एक आपके पास ना इम्पोर्टेंट था, मेरे माइंड से स्किप हो गया वो। हाँ, एक था आपके पास डायग्नोस्टिक टूल का। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट डायग्नोस्टिक टूल। ठीक है, डायरेक्ट डायग्नोस्टिक टूल अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए कौन सी आपको कमांड लिखनी पड़ेगी? तो वो आपकी बन जाती है, देखो डायरेक्ट एक्स मतलब DX बन जाता है, बाकी डायग्नोसिस के लिए DIAG, तो .exe। तो ऐसे करके जस्ट आपने चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, डायरेक्ट एक्स इसको बोलते हैं वैसे ना, डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए आपको DX कहाँ से आता है? DX यहाँ से आता है, और डायग्नोस्टिक टूल का DAG यहाँ से आता है। तो ऐसे करके जस्ट हमने ये चीज़ें याद की हैं, आपको भी बस ऐसे ही याद करना है। हमेशा याद करना है कि जब हम डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल की बात करते हैं तो कल को क्वेश्चन पुट कर दूँ मैं आपसे कि आप मुझे बताओ ऐसे कौन से मतलब टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप डिस्प्ले को चेक कर सकते हो, मतलब डिस्प्ले का टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर मतलब कोई भी ऑडियो फाइल को आप टेस्ट कर सकते हो, ऑडियो या फिर वीडियो फाइल को आप टेस्ट कर सकते हो, तो वो कौन सा टेस्ट होगा? तो आप बोलेंगे कि सर आप किसकी बात कर रहे हैं,
अगर आप डिस्प्ले की बात कर रहे हो या फिर ऑडियो वीडियो टेस्ट की आप बात कर रहे हो, तो आप हमसे पूछ रहे हो डायरेक्ट डायग्नोस्टिक टूल के बारे में। तो ऐसे करके ये सारे पॉइंट है जो एग्ज़ाम में ना पूछे गए हैं कहीं न कहीं, तो उनको आपको ज़रूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, नहीं तो आपको आप ही खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जस्ट आपने ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में से पूछी जाती हैं, तभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। बाकी आपके लिए छोटा-सा चलो यहीं से मैं होमवर्क भी दे देता हूँ आपको। एक तो मैंने चलो पहले आपको होमवर्क दिया था, इसका तो राइट राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। आप मुझे बताएँगे पावर शेल क्या होता है? विंडोज़ के अंदर हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, है ना? एक ब्लू कलर की विंडो आती है, तो पावर शेल के बारे में आप मुझे बताएँगे कि पावर शेल होता क्या है? इसको ओपन करने की शॉर्टकट हमारे पास रन प्रॉम्प्ट क्या होता है शॉर्टकट, या फिर हमारे पास जो रन कमांड क्या होती है इसकी ओपन करने की? ये आप मुझे थोड़ा-सा मतलब इसके बारे में थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन बताएँगे। इंट्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ें आएँगी? इंट्रोडक्शन में आएँगी कि पावर शेल हम यूज़ क्यों करते हैं? पावर शेल का जो है मतलब पावर शेल का मतलब मैकेनिज़्म है, या फिर जो पावर शेल है, ये बनाया क्यों गया था? इसका थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप मुझे बताएँगे, ठीक है? हिस्ट्री आप मुझे बताएँगे, यूसेज मुझे आप बताएँगे पावर शेल के बारे में। बाकी पावर शेल के अंदर हम कौन-कौन सी कमांड्स यूज़ करते हैं, है ना? मतलब ज़्यादा नहीं 2-3 कमांड्स आप मुझे बताएँगे। क्योंकि धीरे-धीरे करके आपका जो नॉलेज बेस है तभी आपका बढ़ेगा। जब आप धीरे-धीरे करके ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, जो-जो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप धीरे-धीरे उनको पढ़ोगे, एनालाइज़ करोगे, आप वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओगे, है ना? इससे क्या होता है आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो जिस बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ बन जाती है, तो उसका एग्ज़ाम ऑटोमैटिकली क्रैक हो जाता है। तो ऐसे करके जस्ट आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बाकी जो आपको होमवर्क दिया है, वो सारा आपने नीचे कमेंट करके मुझे राइट आंसर बताना है। बाकी फिर भी कुछ डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी वगैरह रहती है, तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।